हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आपकी बेस्ट 500 की सीरीज़, जिसमें 4 पार्ट आपके ऑलरेडी आ चुके हैं और ये 5वां पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। विच मॉस्किटो इज़ द कैरियर ऑफ जीका वायरस। जीका वायरस आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने लगा है क्योंकि इसके केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक तो ये मच्छर की काटने की वजह से होता है और जिस मच्छर की वजह से जीका वायरस होता है उसी की वजह से डेंगू वायरस और चिकनगुनिया भी होते हैं। इसका नाम है एडिस इजिप्टी। इसकी वजह से ही जीका वायरस होता है और डेंगू और चिकनगुनिया भी उसी की वजह से होते हैं। डेंगू वायरस के टाइम पे बॉडी में प्लेटिलेट्स बहुत कम हो जाती हैं और प्लेटिलेट्स का काम होता है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो जब बॉडी में प्लेटिलेट्स बहुत कम हो जाएंगी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। नॉर्मल काउंट प्लेटिलेट्स का 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए, लेकिन जब ये होता है तो वो गिर के कुछ हज़ारों तक भी पहुंच जाता है और बहुत केसेस में तो ये जानलेवा भी साबित होता है। तो एडिस इजिप्टी इसका कैरियर होता है, जीका वायरस का भी, डेंगू का भी और चिकनगुनिया का भी। बाकी जो यहाँ पे क्यूलेक्स लिखा हुआ है, क्यूलेक्स मॉस्किटो कॉज करते हैं वेस्ट नाइल फीवर। इसके अलावा ये एनोफिलिस जो है, एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से होता है मलेरिया। तो ये सभी मॉस्किटोज इनके कैरियर हैं इन वायरसेस के, तो इनका नाम याद रखिएगा। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेज। ओजोन लेयर देखिए 2 तरह की होती हैं, एक होती है गुड ओजोन, एक होती है बैड ओजोन। यहाँ पे गुड ओजोन की बात की जा रही है जो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। एक होती है बैड ओजोन जो ट्रोपोस्फेयर में होती है, जो अर्थ की हीट को बाहर नहीं निकलने देती, ट्रैप करे रखती है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसलिए उसे बैड ओजोन बोलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में बात की गई है गुड ओजोन की, जिसमें छेद हो गया था 1985 में। गुड ओजोन लेयर जो है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, उसमें छेद हो गया था। अब छेद होने का मतलब है कि वो डिप्लीट हो गई थी और वो डिप्लीट होती है कुछ हार्मफुल गैसेस से, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गई, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गई, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं मेनली। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा हानिकारक थी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से वो डिप्लीट हो गई थी। अब जब ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो वहाँ से सन की रेज सीधी डायरेक्ट अर्थ पे आएंगी और वो स्किन कैंसर कॉज करेंगी। तो फिर उसे ठीक करने के लिए 1985 में ही वियना कन्वेंशन साइन किया गया था। वियना कन्वेंशन के अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया और उसमें ज़्यादातर सभी कंट्रीज़ ने उसे साइन किया था। 1987 में उसे साइन किया गया था और ये प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार एग्जाम्स में आता है। वो इसलिए क्योंकि ये इकलौता ऐसा एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल है जो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। इसकी वजह से ही ओजोन लेयर काफ़ी हद तक सही हो पाई है। तो इसके बारे में भी याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। और जब ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो वो स्किन कैंसर कॉज करती है, ये भी याद रखना। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को। ये 1854 में आया था और इसे लेकर आया था चार्ल्स वुड। उसने उस टाइम के गवर्नर जनरल को, जो इंडिया के उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, जिसका नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था। डलहौजी था, कॉर्नवालिस था, विलियम बेंटिक था, कौन था, जो भी था उसका नाम मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। तो चार्ल्स वुड ने एक लेटर लिखा था उस टाइम के गवर्नर जनरल को और बोला था कि हमें इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करनी होगी। वो इसलिए नहीं था कि वो हमारी भलाई करना चाहते थे, वो इसलिए था क्योंकि वो काम हमसे ही लेते थे और कम्युनिकेशन गैप हो जाता था। वो जो भी बात करते थे इंग्लिश में करते थे, लोगों को समझ नहीं आती थी, इसलिए उन्हें इंग्लिश सिखाना बहुत ज़रूरी था ताकि वो उनसे ठीक से बात कर पाएँ, उन्हें सारी बातें अपनी समझा पाएँ। इसलिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी इंडिया में। तो ये वुड्स डिस्पैच तो हो गया मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को, जिनके बारे में हम पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 में पढ़ते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन है वुड्स डिस्पैच और मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स को। Which of the following religious text is written in the form of question and answers? क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में इनमें से अभिधम पिटक लिखा गया है। देखिए, बुद्धिज्म में 3 पिटक्स के बारे में बात की गई है, जिन्हें त्रिपिटक भी बोला जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। इनमें से सबसे पहला है विनय पिटक, जिसे रिसाइट किया है उपाली ने। इसमें बुद्धिज्म के रूल्स के बारे में बताया गया है। दूसरा है सुत्त पिटक, इसे रिसाइट किया है या कंपाइल किया है भी बोला जा सकता है। इसे कंपाइल किया है आनंदा ने, जिसमें बुद्ध के सारे सरमन्स हैं,
सरमन्स यानी वो प्रवचन वगैरह जो देते थे उन सब का कंपाइलेशन है। तीसरा है अभिधम्म पिटक, वो रिसाइट किया है या उसे भी कंपाइल करा है महाकश्यप ने, और इसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में बात की गई है जिसे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में लिखा गया है। तो इन त्रिपिटक्स के नाम के साथ साथ ये भी याद रखना कि किसने इन्हें कंपाइल किया है। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर टू द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 में रिट्स के बारे में बात की गई है और 5 तरह की रिट्स होती हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली है हेवियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी। दूसरी मैंडमस यानी वी कमांड। तीसरी सर्शियोरारी, जिसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। चौथी है प्रोहिबिशन, मतलब एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग, किसी को रोकने के लिए। और पांचवी है क्वो वोरांटो, जब पूछा जाता है किसी से व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। तो ये 5 तरह की रिट्स हैं और ये इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊँगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। अभी के लिए हम सिर्फ ये जानते हैं कि आर्टिकल 226 में पावर है हाई कोर्ट के पास कि वो रिट जारी कर सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रिट जारी करने की। What is founded by स्वामी विवेकानंद in 1897? 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये मिशन उन्होंने अपने गुरु के नाम पे रखा था। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, और 1897 में इन्होंने इसे फाउंड किया था। 1893 में ये यूएसए गए थे और वहाँ शिकागो में इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में एक स्पीच दी थी जहाँ पे इन्होंने हिंदुज़म को इंट्रोड्यूस किया था। वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्पीच थी जो बहुत फेमस हुई थी। तो 1987 में याद रखना रामकृष्ण मिशन। शुद्धि मूवमेंट ये फाउंड किया था दयानंद सरस्वती ने 1923 में, जिसमें नॉन हिंदूज का हिंदुओं में कन्वर्जन किया गया था। तत्वबोधिनी सभा इसे फाउंड किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1893 में। और सर्वोदया मूवमेंट या भूदान आंदोलन भी बोला जाता है जिसे, वो स्टार्ट किया था आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में। और आचार्य विनोबा भावे का आप ये भी याद रखना कि पहले एशियन थे, पहले इंडियन नहीं बोल रहा हूँ, एशियन थे जिन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। जागीरदार मीन्स, जागीरदार बोला जाता है लैंडलॉर्ड्स को, ज़मींदार जो होते हैं। ऐसे ही एक ज़मींदारी सिस्टम आया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था जिसमें वो ज़मींदारी सिस्टम लेके आए थे। और इसमें होता क्या था, गांव में जो ज़मींदार थे उन्हें ही ज़मीनों का ओनर माना जाता था, मालिक माना जाता था। गांव वाले आके उस पर खेती करते थे और फिर उनसे रेंट भी कलेक्ट किया जाता था। रेंट कलेक्ट करने का वो काम भी ज़मींदार का ही था। जितना भी रेंट कलेक्ट होता था उसके 11 भाग किए जाते थे, जिनमें से एक भाग तो मिलता था ज़मींदार को, उसका मेहनताना, और जो बाकी 10 पार्ट थे वो जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी, बिहार, एमपी, इस एरिया में काफ़ी प्रेवलेंट था। ठीक है, तो ये याद रखना, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट कॉर्नवालिस लेके आया था 1793 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिमालयन माउंटेन्स एंड इट्स रिवर्स एंड सेलेक्ट द राइट वन। हिमालयन माउंटेन्स को यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है क्योंकि 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलने से जो अर्थ में अपलिफ्टमेंट हुई उससे हिमालयन माउंटेन्स बने थे, और इसीलिए उन्हें यंग कहा जाता है क्योंकि वो अभी भी बढ़ रहे हैं। हर साल 5 mm उनकी हाइट बढ़ रही है। अगर आप चेक करोगे तो पहले 8848 मीटर से अब वो 8849 मीटर हो गया है। इसलिए इसमें दी गई दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। हिमालयन माउंटेन्स यंग भी हैं, वीक भी हैं और फ्लेक्सिबल भी हैं अपने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, और काफ़ी सारी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स भी निकलती हैं उसमें से, जैसे गंगा, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है। उन सभी का ओरिजिन भी हिमालय से ही है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। Which of the following inscriptions give the information about 2 अश्वमेध यज्ञ performed by the king पुष्यमित्र शुंग? पुष्यमित्र शुंग शुंग डायनेस्टी का फाउंडर था जिसने 185 BC में इस डायनेस्टी को फाउंड किया था, और इसने अपने रेन में 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए थे जिनके बारे में अयोध्या इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ये इंस्क्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि सारनाथ इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में बताया गया है। तो सारनाथ इंस्क्रिप्शन में धर्मचक्र परिवर्तन के बारे में पता चलता है। धर्मचक्र परिवर्तन, जब बुद्ध ने सारनाथ में अपने सरमन दिए थे, प्रवचन दिए थे, उसे धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया है। और सारनाथ इंस्क्रिप्शन में ही अशोका की भी बात होती है। इसमें अशोका को धर्म अशोक बोला गया है।
ऐसे ही बेस नगर इंस्क्रिप्शन, इसे हेलियोडोरस पिलर भी बोला जाता है। ये विदिशा मध्य प्रदेश में है और हेलियोडोरस एक ग्रीक किंग था जिसने बनवाया था। ऐसी एक है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, इसमें कलिंग का एक रूलर है खारवेल, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये आपको मिलेगा भुवनेश्वर के पास ओडिशा में। तो ऐसे कई सारे और इंस्क्रिप्शंस हैं और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें एक बार ठीक से पढ़ लेना। वेयर इज़ द न्यू हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड? ओलंपिक कमेटी के हेडक्वार्टर्स हैं लुज़ैन, स्विट्ज़रलैंड में। और अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पूछा जाए तो वो है पीटी उषा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल नहीं बोला है मैंने, ध्यान से। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया होते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में हम आर्टिकल 52 में पढ़ते हैं और आर्टिकल 53 में ही इसके बारे में दे रखा है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वो सारी प्रेसिडेंट के पास होती हैं। और प्रेसिडेंट ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, खाली एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट पूछा जाएगा तो आंसर होगा गवर्नर। लेकिन यहाँ पूछा गया है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, तो वहाँ आंसर आएगा प्रेसिडेंट। और अगर पूछा जाए हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तीनों ही याद रखना। इन 1815 राम मोहन रॉय फाउंडेड अ न्यू रिलीजियस सोसाइटी known as the Dash Sabha, which later came on to be known as the ब्रह्मो समाज। 1815 में राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा फाउंड की थी, जो आगे जाके 1828 में ब्रह्मो सभा बनी। फिर ब्रह्मो सभा का नाम चेंज करके ब्रह्मो समाज रख दिया गया था। राजा राम मोहन रॉय, इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी और वो उपाधि दी थी अकबर सेकंड ने। राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनांस भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा, अगर आप लीफ को देखोगे, किसी पत्ती के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसे ही स्टोमेटा कहते हैं। और उनका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, यानी गैसों का आदान प्रदान करना। कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर जाती है, ऑक्सीजन वहाँ से बाहर निकलती है, तो वो गैसेस एक्सचेंज होती हैं। इसके अलावा ट्रांसलोकेशन, फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, ऐसा कुछ काम वो नहीं करते। खाली उनका यही काम होता है गैसेस का एक्सचेंज कराने का। Read the following sentences about LEDs and choose a correct option. They contain mercury. एक तो मरकरी उनमें होती नहीं है एलईडी बल्ब में। जो पुराने बल्ब्स होते थे पीले रंग के, जिनके अंदर फिलामेंट होता था टंगस्टन का, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता था कि जो बल्ब है उनके अंदर फिलामेंट कौन सा मेटल का होता है, तो वो टंगस्टन होता है। तो उनमें और उनके अलावा कुछ और बल्ब्स भी आते थे, उनमें मरकरी यूज़ होता था। लेकिन एलईडी बल्ब्स में बिल्कुल भी मरकरी यूज़ नहीं होता। वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और बहुत कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस वेरी लेस हीट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द वर्ल्ड फेमस टेम्पल ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा तिरुपति इज लोकेटेड? ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है अगर आपको पता है कि कौन से हिल कौन सी स्टेट में है। इसमें 3 हिल्स जो हैं वो एक ही स्टेट में है, तमिलनाडु में, और इनमें से सिर्फ एक है शेषचलम हिल्स जो आंध्र प्रदेश में आते हैं। वहीं पर लॉर्ड वेंकटेश्वरा तिरुपति टेम्पल लोकेटेड है। इसके अलावा शेवरॉय ये भी तमिलनाडु में है, बीलीरंगा भी तमिलनाडु में है और जवादी हिल्स भी तमिलनाडु में है। तो ये जो इनकी हिल्स की लोकेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट में कम से कम इंपॉर्टेंट जो माउंटेन पीक्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए हर स्टेट के। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? इंडिया में किसी भी स्टेट का गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स की। कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, साथ ही किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का भी पार्ट नहीं होना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट भी नहीं होना चाहिए और दिमागी रूप से हेल्दी भी होना चाहिए। ये कुछ एलिजिबिलिटी हैं गवर्नर के लिए। गवर्नर के बारे में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 153 में। और अगर हम प्रेसिडेंट का देखें तो प्रेसिडेंट के लिए भी मिनिमम एज लिमिट 35 ईयर्स की है। प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 52 में। और अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की तो प्राइम मिनिस्टर के लिए मिनिमम एज लिमिट है 25 साल की। द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट टुक प्लेस इन 1916 वॉज प्रिसाइडेड बाय। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का
सेशन लखनऊ में हुआ था और उसे प्रिसाइड किया था AC मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार ने, वो उसके प्रेसिडेंट थे। ये वाला सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों ने साथ में मीटिंग करी थी और लखनऊ पैक्ट साइन किया था 1916 में। वो इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स टर्की के साथ वॉर में इन्वॉल्व हो गए थे, जिसके बाद जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी ब्रिटिशर्स से, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ आके हाथ मिला लिया था और लखनऊ पैक्ट साइन किया था 1916 में। उसके बाद दोनों ने मिलकर डोमिनियन स्टेटस की भी मांग की थी और एक सेशन ऐसा हुआ था जिसे प्रिसाइड किया था गांधी जी ने। कांग्रेस के सेशन काफ़ी सारे हुए थे, 1885 में ये शुरू हुए थे होने और 1947 तक हुए हैं, लेकिन इतने सालों में सिर्फ एक ऐसा सेशन है जो गांधी जी ने प्रिसाइड किया था 1924 में, बेलगांव का सेशन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है भी। विच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो पूरे वर्ल्ड को दो भागों में बांटता है और इक्वेटर इंडिया से होकर नहीं गुजरता। इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है और इंडिया के नीचे आता है इक्वेटर, इक्वेटर के नीचे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यह बात हो रही है इक्वेटर की और इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी है कॉन्गो। कॉन्गो अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी तो नाइल है, उसके बाद आती है कॉन्गो। ये दुनिया की सबसे गहरी नदी भी है, ये भी याद रखना। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन गिवन द भारत रत्न अवार्ड? इस साल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भारत रत्न अवार्ड दिए गए हैं, 5 जनों को ये अवार्ड दिया गया है, जिनमें है भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह, एक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के CM रह चुके हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया और लाल कृष्ण आडवाणी ये BJP के वेटरन लीडर हैं। और इन सभी में इकलौते जीवित व्यक्ति हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है, बाकी चारों जो हैं उन्हें पॉस्टुमसली यानी मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। तो इन सब में अरुण जेटली ऐसा नाम है जिन्हें भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है, तो ये इसका आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन? देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क में, उसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और उन्हें याद करने का एक ट्रिक है फ्रेस्का, FRESCA। F यानी फ्रेंच, R यानी रशियन, E यानी इंग्लिश, S यानी स्पेनिश, C यानी चाइनीज़, E यानी अरेबिक। फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़, अरेबिक, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूनाइटेड नेशन की और इनमें जर्मन नहीं है, इसलिए यही इसका आंसर है। जर्मन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशन की। ठीक है गाइस, तो आपके ये 20 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। बेस्ट 500 में से 100 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इन वीडियोस को अच्छे से देखना, मन लगा के पढ़ाई करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।